डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का अध्ययन कर रहे थे और उसमें भूमिका के साथ साथ हम लोगों ने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्ययन किया। आज के क्लास में बाकी की जो कंपनियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसमें आज के क्लास का पहले नंबर पर जो कंपनी है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जहाँ तक डचों का प्रश्न है तो एक व्यक्ति था कार्नेलियन हाउसमैन। और वो 1595 ईस्वी में पूर्वी देशों की यात्रा की। और इस यात्रा के क्रम में उसने बैंटन के राजा से समझौता करने में सफल रहा। और जब इस यात्रा के 2 वर्ष पश्चात वो हॉलैंड पहुंचा तो इससे कार्नेलियन या हाउसमैन के इस कार्य से प्रभावित होकर करके अनेक कंपनियों की स्थापना हुई। स्पर्धा को रोकने हेतु (1602 ईस्वी में सरकार द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इसका वास्तविक नाम वेरेगिडे इंताशे था। इस कंपनी का आरंभिक पूंजी जो था वो 65 लाख गिल्डर। और इस कंपनी का जो प्रशासन का व्यवस्था किया गया वो 17 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक फैक्टर और 21 वर्षों का अधिकार दिया। घटनाक्रम अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो पहला ये है कि 1605 में
इसने इंडोनेशिया पर अधिकार किया। उसके बाद 1619 में अम्बोयाना नरसंहार किया। उसके बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री लगाई। फिर उसके बाद पेट्रोपल्ली में, ये 1608 में, उसके बाद 1610 में पुलिकट में, उसके बाद 1641 में, 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टनम में, और 1627 में पिपली में। ये पिपली बंगाल में है। और उसके बाद चिंसूरा में 1653 में, ये भी बंगाल में था। उसके बाद 1658 में कासिम बाजार, बालासोर, पटना। और पटना में। उसके बाद 1660 में गोलकुंडा में। और 1663 में कोचीन में। और अंत में 1759 में वेदरा के युद्ध, इसका अंत हो। तो जहां तक डचों का प्रश्न है, तो यहां पर एक बात अवलोकनीय है कि जो पुर्तगीज कंपनी का एकाधिकार था पूर्व के साथ व्यापार का, उसको सबसे पहले जिन लोगों ने तोड़ा इस व्यापारिक अधिकार को, वो ब्रिटेन के लोग थे। लेकिन ब्रिटेन का भी नहीं पढ़ करके डच का इसलिए पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने पुर्तगीज एकाधिपत्य को तोड़ते हुए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। ये वास्तविक बात है। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में है। उसके पहले उसकी गतिविधि इंडोनेशिया में थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित करने के पीछे जो आधार था, वो आधार ये था कि गोल मिर्च का, ब्लैक पाइपर की प्राप्ति। और वो ब्लैक पाइपर, ये गोल मिर्च भारत का उत्पाद नहीं था, बल्कि दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों यानी इंडोनेशिया का उत्पाद था। इसलिए अंग्रेज गए सबसे पहले तो इंडोनेशिया गए, और उसके बाद 1608 में भारत में आए।
लेकिन भारत में डचों का आगमन उससे पहले हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और 1602 में उसका आगमन भी हो गया। इसलिए हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ रहे हैं। देखिए साहब, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का जो परिवेश था वो एक व्यक्तिगत प्रयास का प्रतिफल था। और व्यक्तिगत प्रयास क्या, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि डच हैं कौन लोग। तो यूरोप में वर्तमान समय में एक देश है नीदरलैंड, ठीक है। अभी आप अगर नक्शे पे हॉलैंड को खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये जो वर्तमान समय का नीदरलैंड है, जो अभी आर्मेनिया कौन सा युद्ध, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो उसकी स्थिति जो है नीदरलैंड की आपको उसी के आसपास में है, यूक्रेन के आसपास में ही है। तो बहुत छोटा सा देश है। वो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, वही नीदरलैंड। और यहाँ अधिकांश लोग जो रहते थे वो डच जाति के रहते थे, इसलिए वहां से जो लोग आए वो डचीज कहलाए। तो ये लोग अफ्रीका में भी गए, ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही में आए। तो अफ्रीका में गए तो वहां भी उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया। फिर अंग्रेजों द्वारा विस्थापित हुए अफ्रीका में, फिर अंग्रेजों के साथ समझौता हो गया तो दोनों साथ साथ रहने लगे। और आज भी वहाँ जो है वो डच और अंग्रेज वहाँ जनसंख्या के हिसाब से पाए जाते हैं अफ्रीका में। तो वही डच जो वर्तमान समय में नीदरलैंड और उस समय हॉलैंड के निवासी थे, उन्हीं को डच हम लोग कहते हैं। तो एक डच था जिसका नाम कार्नेलियन हाउटमैन था। जगह जगह पर आपको इसका नाम कार्नेलियन द हस्तमान भी मिलेगा। तो ये भाषा का अंतर है, ठीक है। दोनों आपको शब्दावली या नाम याद रखना है। कार्नेलियन हाउटमैन बोले या कार्नेलियन द हस्तमान, दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो ये 1595 ईस्वी में भारत की पूर्व के यात्रा पर आता है। तो पूर्व के यात्रा पर कहाँ? पूर्व में भारत भी था नीदरलैंड से, और दक्षिणी पूर्व एशिया का देश भी था। तो पूर्व का यहाँ पर अर्थ हुआ तो इंडोनेशिया गया, और वहाँ बहुत सारी रियासतें थी। उन्हीं में एक रियासत था बैंटन। तो बैंटन के राजा के साथ उसने समझौता कर लिया। कैसा? व्यापारिक समझौता। तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी उसकी, क्योंकि ये पहला यूरोपीय कंपनी था जिसने दक्षिणी पूर्व एशिया के किसी राज्य से व्यापार हेतु समझौता किया। और 2 वर्ष रहा, और 2 वर्ष के बाद जब वापस लौटा वो केप ऑफ गुड होप होते हुए हॉलैंड, यानी वर्तमान समय का नीदरलैंड, तो वहां के लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। ये तो बहुत अच्छी आमदनी का जरिया है कि 2 साल रहा, अब इसको कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा जीवन ये बैठ कर खाएगा, दौलतमंद बन गया। इस चीज से प्रोत्साहित होकर करके वहां के अन्य लोगों ने भी कंपनियां बनानी शुरू की। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है ये सब, कि जब 2 वर्ष के पश्चात वो वापस लौटा तो वहां के लोग काफी प्रभावित हुए उससे, और बहुत सारी कंपनियां बन गई। इससे वहां की सरकार बहुत चिंतित हो गई कि देश एक है, इतनी सारी कंपनियां हैं, तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे तो सभी को घाटा होगा, किसी को लाभ नहीं होगा, और देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सरकार ने इसको भांपते हुए 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, और इसका वहां का नाम वेरीगिडे इंताशे था। हम लोग इंग्लिश में इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, डचीज लैंग्वेज में इसको वेरीगिडे इंताशे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस कंपनी के बारे में था कि जो सारे लोग मिलकर अलग अलग कंपनियां बनाए थे, तो सबों को सरकार ने कहा कि आप अपना अपना पूंजी इकट्ठा कीजिए। तो वो सबों ने पूंजी, और वही जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, पूर्व में पढ़ा चुके हैं क्या, कि ये संयुक्त पूंजी कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का अर्थ क्या हमने बताया था, कि जिसमें बहुत सारे लोगों की पूंजी लगी हुई हो, और जिनकी पूंजी लगी हुई हो वो व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार करने के लिए वो लोग अपने में से कुछ व्यक्तियों के चुन करके
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करेंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है व्यापार करेगा, और वर्ष में जो है लाभांश अपने जो सहभागी उसके हैं, जो शेयर होल्डर कह लीजिए या अंशधारक जो हैं, उनको जो है लाभांश दे दिया जाएगा। तो इस ढंग से जो पैसा जमा हुआ वो कितना हुआ? 65 लाख। तो 65 लाख गिल्डर, गिल्डर वहां का मुद्रा का नाम था, ठीक है। तो उस समय का बहुत पैसा था। अब जब संयुक्त पूंजी कंपनी बन गई, यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बन गई, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए एक प्रशासन का ढांचा भी स्थापित किया जाएगा। तो 17 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और आपने ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एक चुनता था किसको? एक व्यक्ति को प्रशासन करने के लिए, जिसको गवर्नर या गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रशासन करने के लिए चुन रहा है किसको? फैक्टर को। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो गवर्नर या गवर्नर जनरल कहा जाता था, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कहलाता था? फैक्टर। वहां 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिया गया था और यहाँ 21 वर्षों के लिए अधिकार ये दिया गया। इस तरीके से इस पृष्ठभूमि में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसका पूर्व के देशों में आगमन होता है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले व्यापार आकर के सामान खरीदना और इतना शुरू कर दिया था। आकर के सामान खरीद करके ले जाना ये एक अलग बात है, लेकिन कंपनी द्वारा अस्थायी रूप से निवास ग्रहण करना और वहां प्रशासनिक ढांचा विकसित करना वो एक अलग बात है। अस्थायी रूप से बसना, प्रशासनिक ढांचा विकसित करना का मतलब ये हुआ कि उस कंपनी ने अपने कोठी का निर्माण कर लिया। कोठी एक वर्ड है, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में जहां जहां कोठी शब्द इस्तेमाल होगा, ठीक है, 2 शब्द यहां पर आप क्लियर कर लीजिए अभी अपने मस्तिष्क में। एक आएगा कोठी और दूसरा आएगा दुर्ग, फोर्ट। तो दोनों अलग अलग चीजें, हम एग्जांपल देकर के आपको बढ़िया से समझा देते हैं अभी, ताकि कहीं पर ये कंफ्यूजन नहीं रहे। जब हम कोठी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसी इमारत जिसमें सामान को रखा जा सके, वहां से सामान को कहीं भेजा जा सके, वहां सामान का संग्रह किया जा सके। इस काम के लिए जितने लोग लगे हुए हैं उस कोठी में रहने की व्यवस्था हो, प्लस जो उसका मैनेजर हो, जैसे यहाँ मैनेजर फैक्टर कहला रहा है, वो फैक्टर भी वहीं रहेगा, प्लस सुरक्षा के लिए अपनी सेना भी रखेगा। तो इस तरह का स्थापत्य या भवन बना हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कोठी। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल आप पूछिएगा तो पटना विश्वविद्यालय के भी आप लोग गए होंगे, पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज, तो उसकी जो बिल्डिंग है ना, वो बिल्डिंग ही जो है डच कंपनी की कोठी। आप देखिएगा कि मेन जो सीनेट हॉल है उसका बना हुआ और उससे जाने का रास्ता है, बारिश उरिश हो तो बचने के लिए कॉरिडोर बनाया हुआ है उस हॉल से आगे, और आगे भवन है, तो उसी में जो है फैक्टर बैठता था। और जो बड़ा हॉल देखते हैं उसमें सब सामान रहता था। और गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे जो है वो नाव के माध्यम से या जहाज के माध्यम से सामान आया जाया करता था। और किनारे किनारे बहुत सारे, अभी भी वही रूम है बना हुआ, छोटे छोटे रूम है। तो वो रूम क्या थे कि जो कर्मचारी था या सेना था उसके रहने के लिए था। और अब जो है वर्तमान समय में नई नई बिल्डिंग बन गई, तो वो उसको आप देख लीजिएगा, अलग से जो पुरानी बिल्डिंग है उसका भी अस्तित्व है। व्हीलर हॉल है, देखिएगा आप, जो रोड पर से आपको दिखाई देगा। तो मीटिंग का उनका हॉल था जहां वो मीटिंग करते थे। तो व्हीलर हॉल में बहुत सारे लेक्चर्स रूम बन गए हैं, उसको बना दिया गया यूनिवर्सिटी का। तो ये आप स्थापत्य को आप देख के पटना कभी भी जाइएगा, अगर नहीं भी घूमे हैं तो आप जाइएगा, तो आप घूम लीजिएगा, तो आपको कोठी समझ में आ जाएगा कि यूरोपीय कंपनियों पे कोठी का अर्थ क्या था। क्लियर? अब आ जाइए दुर्ग। क्योंकि आपको ये शब्द है कि पहले कोठी की स्थापना की, फिर बोलेगा ये प्रथम उसका दुर्गीकृत नगर था। तो दोनों के अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि कोठी क्या है और दुर्ग क्या है। तो दुर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट।
फोर्ट का शाब्दिक अर्थ होता हुआ घिरा हुआ इलाका। तो अगर उसी कोठी को चारों तरफ से घेर दिया, यानी बाउंड्री के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, कि लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सके, घुस नहीं सके आसानी से, तो वैसे संरचना को दुर्ग या फोर्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये विदेशियों ने, ये यूरोपियों ने दो तरह के फोर्ट बनाए, एक भूमिगत फोर्ट और एक जमीन के ऊपर। तो जमीन के ऊपर वाला एकदम बहुत जगह पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि मद्रास आप जाइए तो मद्रास का पूरा शहर जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाता था, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1739 में की। तो वो क्या है, वो पूरा जैसे लाल किला बना हुआ ऊंची ऊंची बाउंड्री देकर करके, उसी ढंग से बाउंड्री देकर के बना हुआ है। एक प्रवेश द्वार है जिससे आप घुस सकते हैं। रात्रि में प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया तो कोई भी उस फोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। तो ये धरती के ऊपर फोर्ट बना हुआ है। भूमिगत फोर्ट आपको देखना है तो फोर्ट विलियम बना कलकत्ता में। तो कलकत्ता आप जाते हो, मैं देखते होंगे धर्मतल्ला एक जगह है, तो उसके आगे मैदान कहलाता है, मैदान, उस पर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेगा तो रेस कोर्स मिलेगा जहाँ घोड़े का दौड़ होता है, या जितना फुटबॉल का क्या बोलते हैं आपको, फुटबॉल का ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्लब जिसको बोलते हैं फुटबॉल क्लब, तो उसको जगह अलाउट कर दिया। तो लकड़ी का खड़ा कर कर करके अपना जो है वो ऑफिस बनाए हुए हैं और प्ले ग्राउंड बनाए हुए, कुछ वो अपना प्रैक्टिस करता है। ऊपर में कोई स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग का आपको नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अंदर में पूरा शहर बसा हुआ है। जैसे ऊपर में शहर देखते हैं ना, वैसे ही फोर्ट विलियम पूरा अंदर में शहर है। तो अभी क्या है, वो ईस्टर्न जोन मिलिट्री का, भारत सरकार का कमांड एरिया है। जैसे यहाँ पहले एएससी था गया में, अब हो करके एटीओ बन गया, तो पूरा एटीओ एक एरिया है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं। तो ईस्टर्न कमांड एरिया जो है उसका, हमारे मिलिट्री का, तो उसका हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम। तो आप वहां जाइएगा तो लिखा हुआ होगा ऊपर में फोर्ट विलियम, और रास्ता दिखाएगा कि इधर से जाइए। तो वहां से क्या है, वो अंदर जाने का रास्ता है। तो इस तरह का फोर्ट यानी दुर्ग बनाया अंग्रेजों या विदेशी कंपनी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं वो सब का सब कोठी है। इसमें बहुत सारा बाद में चल के दुर्ग बना, जो रास्ते में हम बताते चलेंगे कहाँ कहाँ बना। तो यहाँ 1605 जो लिखा कि इंडोनेशिया में आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये सब जगह पर उसने जो है कोठी बनाई। लेकिन भारत में 1602 में आ गया था, व्यापार चलना शुरू हो गया था। कोठी की स्थापना ये भारत में नहीं होती है, बाद में चल करके होता है। वो कैसे, वो देखिए। तो इनका उद्देश्य क्या था, तो मसाले की प्राप्ति, काली मिर्च की, इसलिए गए कहाँ, इंडोनेशिया। अच्छा, एक बात और बताते चले आपको कि ये जो डच कंपनी थी, या ये नियम जो भी बता रहे हैं वो सभी पर लागू होता है, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाना पे डचों ने किया क्या, कि भारत से वो कपड़ा खरीदते थे, इंडोनेशिया में जाकर बेचते थे। जो लाभ हुआ उस लाभ से वो काली मिर्च खरीदते, यानी भारतीय कपड़ा स्थानापन्न बन गया किसका, काली मिर्च का। और एक समय ऐसा आया कि फिर इनको जो है अपने देश से पैसा लेकर के आने की जरूरत नहीं, कपड़ा बेच करके इतना लाभांश प्राप्त हुआ कि उस लाभांश से वो काली मिर्च खरीदने लगे। उनके देश की पूंजी फिर हमारे देश में नहीं लगी। तो ये व्यापार का एक अद्भुत रूप उन लोगों ने अपनाया कि यहाँ का, माने पूर्वी एशिया के सामानों को पूर्वी एशिया में ही बेच करके पूर्वी एशिया के ही सामानों को यूरोप ले जाना, और बीच में एक पैसे खर्च नहीं करना। तो ये बुद्धि का प्रतीक है कि बुद्धि से उन लोगों ने धन कमाया। जैसे एक छोटा सा मिसाल आपको दे तो आप इसको समझिएगा, एग्जाम्पल बहुत काम आता है। कि मेरा मित्र है, तो वो अभी उसकी आय कम से कम 3-4 लाख रुपया है, लेकिन 3-4 लाख रुपया जो आय है उसमें उसका अपना पैसा एक भी नहीं लगा हुआ है। अब वो कैसे आय करता है ये, तो एक आदमी का प्रॉपर्टी है ऑन रोड व्हाइट हाउस में। वो व्यक्ति बहुत अमीर है, उसको जो है
उस प्रॉपर्टी से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, इतने जगहों पे प्रॉपर्टी है कि सब पड़ा रहे। वो उससे मिला, बोला आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप हमको जो है लीज पर दे दीजिए, आपको 1 लाख रुपया जो है हम भाड़ा देंगे। तो जिस व्यक्ति को खाली पड़े हुए प्रॉपर्टी पर, नहीं सिर्फ जमीन पर, कोई बोले कि 1 लाख रुपया हम देंगे आपको, तो तैयार नहीं होगा कि भाई साल में हमको जहाँ कुछ नहीं आ रहा था वो 12 लाख रुपया आएगा, और हमको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाप दादाओं का जो जमीन था उसका ये है। उसने एग्रीमेंट कर लिया। अब वो क्या किया उसमें कि दवाई वाले को, होटल वाले को सेट कर लिया कि तुमको ये जगह चाहिए, तो हाँ, तो 2 लाख रुपया भाड़ा लगेगा इसमें। अब 2 दूनी 4 लाख रुपया भाड़ा हुई कर लिया। लेकिन पहले जो है आपको दोनों को 5-5 लाख रुपया देना पड़ेगा पगड़ी। वो तो पावर वाटर ने लिए हुए है, उसका मालिक बन गया, तो 10 लाख रुपया ले लिया। 10 लाख रुपया लेकर के 2 ही महीना में उसका माने दुकान नुमा बिल्डिंग बना के तैयार करके दे दिया उसको। बात समझ में आ रही है? अब 2 दूनी 4 लाख रुपया उसको भाड़ा मिल रहा है महीना में, 1 लाख रुपया दे उसको, बाकी 3 लाख की आय उसकी हो गई ना। उसका खुद का इन्वेस्टमेंट क्या है? 0। सिर्फ आने जाने में, बात करने में जो आप पे कही कि ये पूंजी लगी, यही ना हुआ। तो ये उसने जो पैसा कमाया, धन कमाया, वो किस आधार पर? तो इंटेलिजेंट बन करके कमाया, बुद्धिमान बन करके कमाया। तो यही चीज डचों ने पूर्वी देशों के साथ किया कि बहुत पैसा लेकर के नहीं आया। वो जो आने जाने में खर्च हुआ या थोड़ा बहुत पैसा लेकर के आए, आरंभ में यहाँ से कपड़ा खरीदा बिमलीपट्टनम या मछलीपट्टनम से, तमिलनाडु से, और उसको जा करके दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बेच दिया। बेचा, लाभ हुआ, थोड़ा गोल मिर्च लिया, उसको बेचा, फिर अब ये तो रोटेट हो गया उनका प्रॉफिट। तो डचों ने इस प्रकार से स्थानापन्न व्यापार के माध्यम से लाभ कमाया। क्लियर? अब देखिए कि इंडोनेशिया में जाकर करके उसने अधिकार करे, लेकिन इंडोनेशिया में इसके पहले से अंग्रेज पहुंचे हुए थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में पहुंच गए थे इंडोनेशिया। ये कब पहुंचते हैं? 1605 ईस्वी में। तो इसका मतलब कि ब्रिटिशों से सैनिक दृष्टिकोण से ये मजबूत थे, तभी अधिकार किया। यही नहीं, 1619 ईस्वी तक, सॉरी 19 नहीं, 1609 है। लेकिन 9 अच्छा, ये मान के देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिए। 1619 में वहां अम्बोयाना नरसंहार होता है। अम्बोयाना एक जगह है इंडोनेशिया में, उसमें अंग्रेज और जापानीज ये 2 लोग रहते थे। उसमें अंग्रेजों और जापानियों का नरसंहार कर दिया डचों ने। अब नतीजा क्या हुआ कि इंडोनेशिया से अंग्रेज और जापानीज पूरा भाग गए। तो दोनों के बीच, अम्बोयाना नरसंहार के बीच एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है साहब? कि हम इंडोनेशिया छोड़ देते हैं, ये पूरा डचों के हवाले, और हम भारत में जाकर के व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से अम्बोयाना नरसंहार के बाद इंडोनेशिया पूरी तरीके से डचों के कब्जे में आ गया। अब डचों के कब्जे में आया तो इनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी तो इनका सैनिक क्षमता भी बढ़ने लगा। अब इसका परिणाम क्या है? ग्रेजुअली आप देखिए कि धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगे। अब देखिए 1605 ईस्वी में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना प्रथम कोठी खोला। प्रथम कोठी या कारखाना, दुर्ग नहीं, प्रथम कोठी या कारखाना। मटेरियल में सब बात लिखा हुआ है। हमको चूंकि आगे और भी कंपनियां पढ़ानी है, इसलिए जगह सेव करने के लिए सब बात नहीं लिख रहे हैं। तो मटेरियल्स में आपको पूरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ आप समझिए, आधा बात यहाँ याद कर लीजिए, आधा बात मटेरियल पढ़िएगा तो पूरा मस्तिष्क में आपको चला जाए। दूसरा इसका जो कोठी या कारखाना था वो पोत्तोपल्ली में था, ये 1608 में। और पुलिकट जो तमिलनाडु में है, यहाँ 1610 में उसने कोठी स्थापित। तो पुलिकट इसका प्रथम दुर्गीकृत जगह। कौन? पुलिकट। हाँ, पुलिकट में बाद में चल के बाउंड्री यहीं पे सबसे पहले, हाँ, दुर्गीकरण किया। उसके बाद 1616 में सूरत में, फिर 1641 में बिमलीपट्टनम। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है।
अब ये तो जो इलाका हो गया वो दक्षिणी भारत का हो गया। अब ये लोग पूर्वी भारत में पहुंचते तो पूर्वी भारत में 1627 में पिपली बंगाल में, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है ये कि पिपली में कोठी स्थापित की थी डचों ने, और वो कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित, बंगाल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा। फिर 57 में चिंसुरा बंगाल में, और कासिम बाजार ये भी बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में, बालासोर उड़ीसा में है, और पटना कहाँ है, बिहार में, बिहार में। जहाँ पे आपकी राजधानी है। तो यहाँ 1658 में जो है वो कोठी की स्थापना या कारखाने की स्थापना की। 1660 में गोलकुंडा के नवाब से गोलकुंडा में उसने सुनहरा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। 63 में कोचीन को प्राप्त किया, ये तमिलनाडु में है, और ये केरला में। और ये क्या हुआ कि काली मिर्च का यहाँ इसको एक अधिकार मिल गया। ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। जो कोचीन का इलाका है वहां से काली मिर्च का व्यापार कोई भी करेगा तो वो कौन करेगा, डच करेगा। ये उसने अन्य कंपनियों से जो है समझौता कर लिया कि कोचीन के पोर्ट से आप काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 53 कर दीजिए इसको चिंसोरा में। ठीक है। यस। अब देखिए इतना व्यापार फैल जाने के बाद हुआ क्या कि अगर डच कंपनी का तुलना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कीजिए तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा तेजी से प्रगति कर रही थी, और ज्यादा तेजी से प्रगति दो आधार पर कर रही थी। जो डच थे वो सिर्फ व्यापारिक आधार पर प्रगति कर रहे थे, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है वो अपना विस्तार कर रही थी। और राजनीतिक क्षेत्र में उसे विस्तार करने का मौका कहाँ मिला, तो सबसे पहले बंगाल में। बंगाल से भी पहले कर्नाटक में मिला था, तो कर्नाटक में उसे काफी सफलता मिली, लेकिन कर्नाटक से उतनी आय नहीं होती कि वो अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार कर सके, क्योंकि कर्नाटक का जो इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आया था वो उतना फर्टाइल नहीं था, उतना बुरा राजस्व नहीं दे सकता था। लेकिन कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बाद जब 1757 में प्लासी की लड़ाई बंगाल में हुई और नवाब पराजित हुआ, तो ये बंगाल एक ऐसा धनधान प्रांत था कि सारे दृष्टिकोणों से अंग्रेजों के लिए बहुत हितकर था। पहला कि राजस्व बहुत ज्यादा था यहाँ पूरे भारत में, 3 फसलें 3 मौसम में होती थी, किसान बहुत खुशहाल थे। दूसरी बात यह कि यहाँ षड्यंत्रकारी बहुत ज्यादा थे बंगाल में, नवाब के खिलाफ जितने लोग उसके अपने परिवार के लोग थे, प्लस जो व्यापारी बंगाल के थे उन व्यापारियों का हित जो था वो नवाब के साथ नहीं सकता था बल्कि विदेशी कंपनियों से सकती थी। तो ये सारी चीजें जो थी वो अंग्रेजों के लिए अनुकूल थी बंगाल। तो बंगाल में जब प्लासी का और बक्सर का, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा जाता है और बक्सर का युद्ध 1764 में, ये 2 युद्धों के माध्यम से जो है वो बंगाल पर इनका प्रभुत्व पूरा स्थापित हुआ। अब जब प्रभुत्व स्थापित हुआ तो इनके लिए दुश्मन अंग्रेजों के लिए देशी राजा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इनको तो हम बाद में निपट लेंगे, इनमें कोई दम ही नहीं। बक्सर के युद्ध में यह प्रमाणित हो गया कि अंतिम जो रोड़ा था वो 3 महाशक्तियां थी, अवध, बंगाल और मुगल सम्राट। इन तीनों को धूल चटा दिया अंग्रेजों ने बक्सर के मैदान में। तो इनके अलावा बाकी जो लोग थे वो इससे निम्नतर थे, उनका कोई औकात अंग्रेजों के सामने नहीं रह गया था। तो देखा कि इनको तो किसी भी समय हम जब जो चाहेंगे इनके साथ कर सकते हैं। और ये आसान इसलिए था कि इनके पास कोई ऐसा राष्ट्रवादी भावना ही नहीं था, सब वो रीड कर चुके थे। वो अपने क्षेत्रीय जो राज था उसी के सिर्फ मालिक अपने आप को मानते थे, एक राष्ट्र के रूप में उनकी कोई परिकल्पना नहीं थी। लेकिन जो विदेशी शक्तियां थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण। क्यों? क्योंकि अंग्रेज के आने का उद्देश्य व्यापार था, शासन करना नहीं था। अंग्रेज ने शासन इसलिए किया क्योंकि उनका व्यापार फले फूले, उनको व्यापारिक लाभ और अधिक मिले।
दूसरे शब्दों में कि चाहे उनकी व्यापारिक गतिविधि हो, चाहे उनकी राजनीतिक गतिविधि हो, दोनों पूंजीवाद से प्रभावित है, दोनों कैपिटलिज्म से प्रभावित है। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म एक नई विचारधारा थी। पूर्व के क्लासों में भी हमने आपको बताया कि व्यापार वाणिज्य प्राचीन काल से होता था, लेकिन उस व्यापार वाणिज्य का उद्देश्य लाभ कमाना था। लाभ किस हेतु? अपने जीवन यापन हेतु। इस मात्रा में लाभ कमाना नहीं था कि उससे पूंजी का एकत्रीकरण हो। जब लाभ इस उद्देश्य से कमाया जाए कि पूंजी का एकत्रीकरण हो, तो इसी को पूंजीवाद बोलते हैं। अगर लाभ इस मात्रा में कमाया जाए कि उसे जीवन यापन हो और व्यापार गतिशील सिर्फ रहे, तो इसको व्यापार बोलते हैं, व्यापार वाणिज्य बोलते हैं। लेकिन यह व्यापार पूंजी संग्रह पर, धन संग्रह पर आधारित हो जाए कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं और उससे पूंजी का संग्रह करें, तो इससे एक नया वाद निकलता है जिसको बोलते हैं पूंजीवाद। तो अब जो कंपनी थी वो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, पूंजीवाद के लिए। और उनका राजनीतिक प्रभुत्व यहां व्हाइट मैन बॉर्डर पॉलिसी के लिए नहीं था, जिसका दावा वो करते थे कि हम यहाँ के लोगों को सब बनाने के लिए आए, बल्कि राजनीति हमें हस्तक्षेप या राजनीतिक शक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करने का उद्देश्य इनका सिर्फ एक ही था, और वो क्या था कि इसके माध्यम से भी हम पूंजीवाद को परस रहे थे। अब इस मामले में उनका सबसे बड़ा शत्रु दो थे, एक फ्रेंच और दूसरा जो है डच। बाकी जो कंपनियां थी पुर्तगीज, वो अपने अंतर विरोध के कारण समाप्त हो गई, उनसे कोई खतरा नहीं था, वो अपने आप सिमट गई, कोई चैलेंज ही नहीं था। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में गृह युद्ध छिड़ गया था, सरकार साथ नहीं दे रही थी। डेन का जहां तक था तो वो बहुत छोटे से क्षेत्र में सीमित थे, और अपना कंपनी जो थोड़ा बहुत था जगह मकानों का, वो अंग्रेजों को बेच दिया, तो वो खतरे नहीं थे। स्वीडिश यहां आए ही नहीं, उनका उद्देश्य धर्म प्रचार था, तो वो चीन चले गए। बचे कौन? तो सिर्फ तीन, अंग्रेज, डच और फ्रांस। तो इसमें सबसे शक्तिशाली फ्रेंचों का भी उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, डचों का भी उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य पूरा का पूरा राजनीति था कि हम यहाँ के राजनीतिक सत्ता पे आधिपत्य स्थापित करें। और जैसे ही वो किया बंगाल में, वैसे ही चुनौती उसको किसको मिली? तो डचों और फ्रांसीसियों। तो इसलिए डचों को वेदरा के युद्ध में, वेदरा एक जगह है बंगाल में, वहां युद्ध हुआ दोनों के बीच में 1759 ईस्वी में 1759 में। और क्या हुआ कि डच बुरी तरह पराजित हुए और उनको यहां से पूरी तरीके से जाना पड़ा। और एक ही वर्ष बाद फिर फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में जो है पराजित कर दिया 1760 में। और इस तरीके से अंग्रेज एक छत्र विदेशी कंपनी रह गई, जो भारत पर न सिर्फ व्यापार करने के लिए रही, बल्कि जो है वो शासन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया साहब आपका मतलब के डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक में जो बचा हुआ है, तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसको अगर हम आज के क्लास में लेते हैं तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो आज भी इसको रहने दीजिए, मजबूरी है, और नहीं तो हम कर देते इसको। और वैसे भी आपको हेडेक होगा, तो आज यहीं रहने दीजिए, बाकी कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए